हेलो बच्चों। तो टाइप्स ऑफ रैम्स के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे और हमने वहाँ ये कहा था कि रैम को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक हम कहे थे कि डायनामिक रैम होगा, इन शॉर्ट डी रैम, और दूसरा कहे थे कि स्टैटिक रैम होगा, इन शॉर्ट एस रैम। ठीक है, तो अब इनके बारे में बात कर लिया जाए। डायनामिक रैम या डी रैम होता क्या है, कैसे काम करता है और इसको यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो डायनामिक रैम एक्चुअली बना होता है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से। डायनामिक रैम बना होता है एक्चुअली ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के मदद से। ठीक है, तो जिसमें जो कि सक्षम होता है किसी चार्ज को स्टोर करके रखने के लिए। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को। ठीक है, तो जो स्विचिंग एक्शन होता है, मतलब हम लोग इसको अगर इंपॉर्टेंट बात लिखें इसका, तो हम लोग ये कहेंगे कि इट कंसिस्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ये ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर से मिलकर के बना होता है। तो स्विचिंग एक्शन जो ट्रांजिस्टर का होता है उस पर निर्भर करते हुए कि डिपेंडिंग अपॉन द हम लोग कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्विचिंग एक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर आइदर होल्ड नो चार्ज, या तो उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, सपोज करो उसको डिनोट करें 0 से, या फिर वो चार्ज होल्ड करता है जिसको कि हम लोग डिनोट करेंगे 1 बिट से। तो डायनामिक रैम प्रोवाइड करता है वोलेटाइल स्टोरेज, यानी जो इसमें कंटेंट हैं वो तभी तक अवेलेबल होंगे जब तक इनमें पावर सप्लाई हो रहा है। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हुआ इसके कंटेंट वहां से हट जाएंगे। इसमें एक चीज तुमको और समझने वाली बात है, मेमोरी एक्सेस टाइम का अगर हम लोग बात करें, मेमोरी एक्सेस टाइम, इससे मेरा क्या मतलब है। तो मेमोरी एक्सेस टाइम से हमारा मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू प्रोड्यूस डेटा रिक्वायर्ड फ्रॉम द मेमोरी, है ना, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एक्सेस अंटिल द अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा इज नोन एज मेमोरी एक्सेस टाइम। मतलब कहने का कि जो अमाउंट ऑफ टाइम हमको लग रहा है, जो अमाउंट ऑफ टाइम हमको लग रहा है डेटा प्रोड्यूस करने में, जो हमारा रिक्वायर्ड है डेटा, उसको लाने में जो टाइम लग रहा है, कब से, तो जब वो रिक्वेस्ट हम उसको दिए हैं कि ये डेटा हमको चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट देने से लेकर के अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा तक का जो टाइम इंटरवल है वो हमारा कहलाता है मेमोरी एक्सेस टाइम है। और जनरली डायनामिक रैम का जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो 7 से 70 नैनो सेकेंड के अंदर ही रहता है। 7 से 70 नैनो सेकेंड के अंदर ही इनका मेमोरी एक्सेस टाइम रहता है। दूसरा कि इसका स्टोरेज डेंसिटी जो है, क्योंकि डायनामिक रैम जो सेल है वो एक ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर पर बिट यूज करता है, तो ये अलाउ करता है डायनामिक रैम चिप को टू पैक अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स विद इन द चिप कंपेयर टू एस रैम। एस रैम अभी तुमको थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि वो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से नहीं बल्कि वो बना होता है फ्लिप फ्लॉप से, है ना। तो उसके कंपैरिजन में ये पर बिट एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज करता है, तो ये ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हम लोग इसको बना सकते हैं, ये कंसिस्ट कर सकता है। जनरली डायनामिक रैम चिप जो है 128 बिट या 256 बिट या इससे ज़्यादा भी डेंसिटी का हम लोगों को अवेलेबल होता है। हाँ, अब आते हैं इसके एक ड्रॉबैक में। इसका ड्रॉबैक क्या होता है, तो डी रैम रिफ्रेशिंग।
होता क्या है कि कैपेसिटर का ये एक प्रॉब्लम है कि ये चार्ज लूज करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कैपेसिटर में जो चार्ज हम लोग स्टोर करके रखते हैं वो परमानेंटली स्टोर्ड नहीं रहता है, वो समय बीतने के साथ साथ चार्ज लूज करता है। समय बीतने के साथ मतलब ये नहीं कि 1-2 घंटा में लूज करेगा, बहुत ही कम समय में, है ना, मतलब 1000th ऑफ सेकेंड उतने ही में वो डेटा लूज कर देता है। और दूसरा है कि जब भी हम लोग उसको हिट करते हैं मेमोरी को या कैपेसिटर को डेटा रिट्रीव करने के लिए, तो हर एक हिट के साथ भी उसका जो चार्ज है वो लूज होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, डेटा को रिटेन करने के लिए हम लोगों को करना क्या होता है कि उसको रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। तो इसीलिए मेमोरी कंट्रोलर जो है रिफ्रेश करता है मेमोरी कंटेंट को एज मैनी एज 1000 टाइम्स अ सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड में हजारों बार उसको वो रिफ्रेश करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं मेमोरी रिफ्रेशिंग। तो ये रिफ्रेश ऑपरेशन जो है वो कुछ प्रोसेसर टाइम भी लेता है, ठीक है, क्योंकि जो रिफ्रेश साइकिल जो है वो कुछ सीपीयू साइकिल कंज्यूम करता है कंप्लीट करने के लिए, तो इसीलिए वो सीपीयू का कुछ टाइम जो है वो लेता है। तो ये तो चलिए बात हो गया डायनामिक रैम के बारे में। अब आते हैं स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम, इन शॉर्ट SRAM। तो स्टैटिक रैम हमारा जो है वो भी वोलेटाइल होता है, लेकिन इसमें रिफ्रेशिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्टैटिक रैम कंसिस्ट बना होता है फ्लिप फ्लॉप से, जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन उसमें तब तक रहते हैं जब तक उसमें पावर सप्लाई हो रहा है ना, इसलिए वो डेटा लूज नहीं करता है। तो इसमें रिफ्रेशिंग का रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं होता है। स्टैटिक रैम को ज़्यादा स्पेस का ज़रूरत होता है ना डायनामिक रैम की तुलना में। तो इसीलिए स्टैटिक रैम जो है वो कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन में ही यूज़ होता है, जबकि डायनामिक रैम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स या जो भी हमारा ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कॉमन यूज़ में, उनमें डायनामिक रैम ही यूज़ होता है प्रायः, ठीक है। तो ये चलिए बात हो गया रैम के बारे में, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इन शॉर्ट ROM। अब जैसा इसके हम लोग नाम से समझ सकते हैं, नाम इसका दिया हुआ है रीड ओनली मेमोरी, मतलब यहां से हम लोग डेटा केवल रीड कर सकते हैं, वी कैन नॉट राइट इनटू इट। हम लोग इसमें लिख नहीं सकते, कोई चेंज परफॉर्म नहीं कर सकते, हालांकि इसका भी अलग अलग कैटेगरी है, अपवाद है इसमें भी, है ना। तो ऐसे अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो हम लोग ये कहेंगे कि जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी जो है इसमें वैसे कंटेंट रहते हैं जिसको हम लोग केवल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको हम लोग मॉडिफाई या उसको चेंज नहीं कर सकते हैं इन जनरल। तो इसमें होगा क्या, तो प्रायः इसमें हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली सेव करके रखते हैं जिसको भविष्य में बदलने का जरूरत नहीं पड़ता है ना। जनरली अगर मान लो कोई भी कंप्यूटर अगर बना हुआ है, तो आखिरकार जब हम लोग नया कोई लैपटॉप या कोई डेस्कटॉप या कोई कंप्यूटर खरीद करके घर लाते हैं, तो आखिर वो ऑन होने पर कुछ तो फंक्शन करता है, बाद में हम अपने ज़रूरत के हिसाब से उसमें सॉफ्टवेयर डलवाते हैं, कुछ भी जो होता है। लेकिन एट द बिगिनिंग, शुरुआत में
भी तो वो स्टार्ट होता है, कुछ ना कुछ फंक्शन करता है, तो उसके लिए भी तो उसमें इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन जो उसका बेसिक इनपुट आउटपुट वाला जो काम है, या ऑपरेटिंग सिस्टम को जो लोड करने वाला काम है मेमोरी में, वो सब काम तो वो परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, जो वो कंप्यूटर बना करके हम लोगों को दिया है, वो हमारा प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ रोम, है ना। तो जो उसका जो बेसिक फंक्शंस है, वो सब के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब मैन्युफैक्चरर के द्वारा पहले से डिजाइन कर लिए जाते हैं और परमानेंटली सेव करके रख दिया जाता है रोम में, जिसको कि वो जो कि परमानेंटली सेव होगा, वोलेटाइल नहीं होता है वो, मतलब पावर सप्लाई अगर हट भी गया, फिर वापस हम ऑन भी किए तो भी वो उसमें प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये जो बेसिक फंक्शंस है, ये हमको हर बार कंप्यूटर जब भी ऑन होगा तो ये हमको चाहिए ही, है ना, और इसमें बदलाव करने का कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो प्रायः रोम में ऐसे ही सब प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जिनको भविष्य में चेंज करने के लिए चेंज करने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है, और प्रायः ये मैन्युफैक्चरर या जो भी वो सिस्टम डिज़ाइन किया है, बनाया है, उनके द्वारा तैयार किया जाता है और परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है विद इन द यूनिट। ठीक है, तो वो हम लोग कह सकते हैं वो उसका फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है ना, इंटरकनेक्शन पैटर्न के रूप में भी हो सकता है। तो रोम हम लोग कह सकते हैं कि ये इट कम्स विद स्पेशल इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेज दैट कैन बी प्रोग्राम्ड फॉर अ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। सिस्टम टू सिस्टम क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है, तो रोम जो है वो एक इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस के रूप में आता है, जिसको कि हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार जब ये पैटर्न हमारा एस्टैब्लिश हो जाता है, तो ये यूनिट के अंदर परमानेंटली रहता है, पावर जब ऑफ हो गया तब भी रहता है। ठीक है, तो जनरली हम जैसा पहले कह चुके हैं कि ये ऐसे एप्लीकेशंस के लिए हम लोग रोम बनाते हैं जिसके कि इंफॉर्मेशन को बाद में बदलने का ज़रूरत ना हो। ठीक है, हाँ, हालांकि ये हम लोग कह सकते हैं कि रोम के तुलना में ये थोड़ा सा स्लो होते हैं। तो रोम का भी अलग अलग टाइप्स अवेलेबल है, या हम लोग ये कहें कि रोम भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो चलिए, कौन कौन से कैटेगरीज में ये डिवाइड होंगे और उनमें मुख्य बात क्या होगा, उनका विशेषता क्या होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं भाई प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, या फिर हम लोग ये कहें कि पी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इन शॉर्ट पी रोम। तो ये हम लोग कह सकते हैं ऐसा टाइप ऑफ रोम है जिसको कि प्रोग्राम किया जा सकता है टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। ये ऐसा रोम का ऐसा टाइप है जिसको कि हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए बाय यूजिंग अ फैसिलिटी नोन एज पी रोम प्रोग्रामर। एक फैसिलिटीज हम लोगों के पास अवेलेबल है पी रोम प्रोग्रामर के रूप में, जिसके मदद से हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन जो है स्टोर कर सकते हैं, उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब ये चिप प्रोग्राम्ड हो गया तो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को फिर हम लोग जो है बदल नहीं सकते हैं, मतलब ये पी रोम फिर रोम ही बन जाएगा, मतलब ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बिकम्स रोम, उसके कंटेंट को फिर हम लोग बदल नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
रोम। अब इसमें क्या होगा, तो फिर वही इसके नाम से मालूम चल रहा है भाई, हम ये कह रहे हैं कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ये। मतलब इसके कंटेंट को हम लोग इरेज भी कर सकते हैं, रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो सवाल उठता है इरेज कैसे होगा, तो मेमोरी चिप को एक्सपोज किया जाता है, रखा जाता है अल्ट्रावायलेट रेज के सामने, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज के सामने रखा जाता है, जिससे कि इसके कंटेंट सारे हट जाते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। और वो फिर तब तक उसमें रहेगा जब तक कि उसको फिर से इरेज ना कर दिया जाए, वो तब तक फिर उसमें मौजूद रहेगा। मतलब फिर से अगर उसको फिर हम लोग अल्ट्रावायलेट के सामने एक्सपोज करते हैं तो फिर से कंटेंट इरेज होगा, हम लोग फिर से उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार कंटेंट उसमें आ गया तो जब तक फिर वो काम में है तब तक वो फिर रीड ओनली मेमोरी के रूप में ही रहेगा, आप उसके कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी दो तरह का आ जाएगा तुमको, एक हम लोग कह सकते हैं यूपी रोम आ जाएगा, अल्ट्रावायलेट पी रोम, और एक हो जाएगा इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल पी रोम, ई पी रोम, ठीक है। तो वो दोनों कैटेगरी में ये आएगा। हाँ, तो इसमें अब अगला देखते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम, EEP रोम, ठीक है। तो ये जो टाइप ऑफ रोम है इसको हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इसके कंटेंट को इरेज करने के लिए इसको अल्ट्रावायलेट के सामने रखने का ज़रूरत नहीं है, इसको आप इलेक्ट्रिकली भी इरेज कर सकते हो। तो इसीलिए इसके कंटेंट को इरेज करना और फिर से इसको रीप्रोग्राम करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। एक बार इंफॉर्मेशन इसमें आ गया तो वो इसमें रिटेन्ड रहेगा, हमेशा रहेगा, जब तक कि इसको हम लोग फिर से इरेज ना कर दें, ठीक है। जनरली इसका यूज़ होता है, हम लोग कह सकते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हैं इसके एप्लीकेशन का, कि रैम का बैकअप लेने के लिए, कि कंटेंट ऑफ रैम के बैकअप को रखने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि जब पावर फेल्योर हो गया तो उसका बैकअप हमारा आ गया उसमें, जब पावर रिटर्न होगा, पावर जब रिज्यूम होगा तो EEP रोम जो है, डबल EP रोम मेमोरी, ये यूज़ होगा कि जो लॉस्ट कंटेंट है उसको वो फिर वापस रिप्लेस कर देगा और रैम फिर से काम उस पर करना स्टार्ट कर देगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उस हिसाब से। तो ये वहाँ पर आएगा। तो रोम के डिफरेंट कैटेगरीज को भी आप ढंग से कर लोगे, क्योंकि ये सब भी एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है, कि तुमको पूछ देगा कि भाई रोम कितने तरह का होता है, उसके बारे में आप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो तुम सबसे पहले तो रीड ओनली मेमोरी क्या होता है वो बता दोगे 2-4 लाइन में, फिर उसके बाद उसका टाइप्स ये सब होता है भाई, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सब के बारे में फिर तुम एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैश मेमोरी। तो कैश जो है वो एक स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म है। ये या तो एक रिजर्व सेक्शन के रूप में मेन मेमोरी में रहता है, या फिर
एक इंडिपेंडेंट हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस के रूप में रहता है, यहां तक कि एक सीपीयू चिप के रूप में भी रह सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका काम क्या है? हम लोग जनरली जब भी नेट सर्फ करते हैं, ऐसा हम पहले भी एक आध बार शायद बात कर चुके हैं कि तुम अगर मेमोरी के किसी फ़ोन के सेटिंग्स में अगर जाओ, उसमें तुम मेमोरी में जाओ, स्टोरेज जो उसका है, तो तुम देखना उसमें हर एक एप्लीकेशन के साथ तुम अगर देखोगे उसका कितना मेमोरी वो कंज्यूम कर रहा है कोई भी एप्लीकेशन, तो तुम देखोगे कि उसका ऐप साइज़ क्या है, यूज़र डेटा कितना मेमोरी ले रहा है, ये सब दिया हुआ रहता है। और साथ में एक तुमको दिया हुआ रहता है कैश डेटा, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी सिस्टम है, चाहे हम लोग वो मोबाइल यूज़ कर रहे हो या फिर कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या फिर मान लो कोई डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, तो कोई भी सिस्टम जो है बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन होता है जिस पर वो बार बार काम कर रहा होता है, या बहुत सारा ऐसा वेबसाइट होता है, बहुत सारा ऐसा वेब पेजेस होता है जिसको हम लोग बार बार हिट करते हैं। तो क्या होता है कि सिस्टम जो है ना वो उनका कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख लेता है। अब तुम कहोगे इससे फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा ये होगा कि कुछ जो बेसिक जानकारी उस पेज के बारे में या उस एप्लीकेशन के बारे में है, वो अगर वो स्टोर करके रखता है, तो जब नेक्स्ट टाइम हम लोग उस वेब पेज को या फिर एप्लीकेशन को जब हम ऑन करते हैं, लाते हैं, तो उसको ओपन होने में, ऑन होने में उतना समय नहीं लगता है जितना फर्स्ट टाइम लगता है, क्योंकि उसका बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम के पास ऑलरेडी है ना। तो जब मान लो कोई वेब पेज या कोई एप्लीकेशन अगर हम लोगों को खुल रहा है या उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उसको ढूंढना है, तो वो सबसे पहले सीपीयू हिट करता है कैश मेमोरी को। सबसे पहले वो कैश को हिट करेगा, कैश में जब नहीं मिलेगा तब फिर वो डिफरेंट रजिस्टर्स को हिट करेगा, वहां नहीं मिलेगा तो फिर मेन मेमोरी को हिट करेगा। इस तरह से वो चलता है। तो कैश मेमोरी में ही अगर उसको इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो वो फिर उसको आसानी से लोड कर लेता है। मतलब कहने का कि कैश मेमोरी रहने से हमारा जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है, ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो यही कारण है कि आजकल के समय में हर एक सिस्टम में कैश मेमोरी आपका प्रेजेंट रहता ही है। जब भी किसी डेटा का रिक्वायरमेंट होता है तो सीपीयू सबसे पहले कैश में देखता है। अगर ये वहाँ पर मिल गया तो सीपीयू को ज़रूरत नहीं पड़ता है कि वो मेमोरी को एक्सेस करे, इसलिए प्रोसेस हमारा वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो मेमोरी कैश है या उसको हम लोग कभी कभी कैश स्टोर या रैम कैश भी कह सकते हैं, ये मेमोरी का ही कुछ भाग है जो कि हाई स्टैटिक रैम से बना होता है। ठीक है, तो मेमोरी कैशिंग जो है वो इफेक्टिव होता है, जैसा कि हम कहें कि क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम जो है सेम डेटा को, सेम चीज़ को एक्सेस करता है बार बार, तो इसलिए इन इंफॉर्मेशन को अगर हम एक जगह रख लें तो उससे हमारा उनको एक्सेस करना, उसको यूज़ करना का जो स्पीड है वो हमारा काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, 3 टाइप का कैश मेमोरी होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, L1, L2, L3। ठीक है, 3 टाइप का हम लोग कह सकते हैं कैश मेमोरी होता है। लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश एंड लेवल 3 कैश। तो लेवल 1 को हम L1 भी कह सकते हैं, माने इसका हम कह सकते हैं कि भाई ये 3 तरह का हुआ। लेवल 1 जिसको कि L1 कहें, L1 कैश, लेवल 2 L2 कैश एंड लेवल 3 L3 कैश। ठीक है, L1 कैश जो है वो सीपीयू के अंदर ही, मतलब सीपीयू पैकेज के अंदर ही बना रहता है, जबकि L2 और L3 कैश जो है वो सीपीयू से बाहर रहता है और मदरबोर्ड में रहता है ना। किसी किसी सिस्टम में ये L3 कैश नहीं भी रहता है, उसका ज़रूरत नहीं।
तो जब भी सीपीयू को कोई इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट होता है तो ये सबसे पहले चेक करता है अपने रजिस्टर्स को, फिर कैश को, है ना, इस ऑर्डर में, पहले L1 में, फिर L2 में, फिर L3 में, ठीक है। और अगर वहां नहीं मिला तो फिर मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा, वहां नहीं मिला तो फिर वर्चुअल मेमोरी को एक्सेस करेगा जो कि हार्ड डिस्क पर होगा, और अगर वहां भी नहीं मिला तो फिर नेटवर्क या क्लाउड को एक्सेस करेगा। ये भी सीक्वेंस आप याद रखोगे कि जब भी सीपीयू को किसी डेटा का रिक्वायरमेंट होगा तो वो सबसे पहले हिट करेगा रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के बाद कैश, अगर रजिस्टर में नहीं मिला तो कैश, कैश में नहीं मिला तो फिर मेमोरी, मेन मेमोरी, वहां नहीं मिला तो फिर वर्चुअल मेमोरी जो कि हार्ड डिस्क में हो, वहां भी अगर नहीं मिला तब फिर नेटवर्क या फिर क्लाउड, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गया आपका कैश मेमोरी के बारे में। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए, केवल इंट्रोडक्शन, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें अब है नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दो चीज़ें हैं मेन मेमोरी से रिलेटेड, या हम लोग कह सकते हैं कि मेन मेमोरी से संबंधित दो बातें ऐसी हैं जो हमको इसको ज़्यादा व्यापक पैमाने पर लेने में, डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करने में हम लोगों को रोकता है। पहला, सबसे मेन जो ड्रॉबैक है इसका, मेजर, कि ये डेटा परमानेंटली सेव करके रख ही नहीं सकता, इसमें डेटा परमानेंट वे में स्टोर होगा ही नहीं। तो इसीलिए किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए परमानेंटली हम लोग मेन मेमोरी का उपयोग कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमको एक दूसरा मेमोरी यूनिट चाहिए जहां पर हम डेटा परमानेंट वे में स्टोर करके रख सकें, ताकि उसको इन फ्यूचर जब हमको जरूरत पड़े तब हम उसका उपयोग कर सकें। तो मेन मेमोरी उसके लिए नहीं बना है, पहला ड्रॉबैक ये। दूसरा कि ये काफी महंगा होता है, बहुत महंगा होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज। ये जिन मटेरियल से, सेमीकंडक्टर वगैरह से मिल करके बना होता है मेन मेमोरी, वो काफी महंगे होते हैं नेचर में। तो इसलिए तुम देखते होगे कि कोई भी मोबाइल फोन है या कोई भी सिस्टम है, तो तुम देखते होगे कि उसका जो सेकेंडरी स्टोरेज है ना, वो उसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। कि जैसे मान लो लैपटॉप का अगर बात करें तो वही 512 GB का हार्ड डिस्क है, तो 1 TB का है, इतना होता है। फ़ोन में भी आजकल 256 GB तक, 512 GB तक आपके स्टोरेज स्पेस आ रहे हैं। लेकिन अगर रैम का बात करो तो तुम किसी में भी नहीं सुने होगे कि 100 GB का रैम है, हाँ, या मान लो कहेगा कि भाई 512 GB का रैम है, नहीं रहता। 4 GB रहता है, 6 GB रहता है, 12 GB रहता है ना। आजकल इस तरह से 12 GB तक एक्चुअली आ रहा है, और भी आता होगा। तो उसका जो है कैपेसिटी कम रहता है सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में। पहला तो भाई इसका इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और दूसरा कि परमानेंटली चूंकि ये डेटा सेव करके रख नहीं रहा है तो इसको ज़्यादा अमाउंट में रखने से फ़ायदा भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि परमानेंटली अगर डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जो कि प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ता होता है। पहला कि उसके तुलना में काफ़ी सस्ता, दूसरा कि आप इसमें डेटा परमानेंट वे में सेव करके भी रख सकते हो। एक बार सेव कर दिए तो तब तक फिर उससे वो नहीं हटेगा जब तक या तो वो डिवाइस करप्ट ना हो जाए, या फिर जब तक हम लोग उसको इरेज ना कर दें। तो इसीलिए सेकेंडरी स्टोरेज का रिक्वायरमेंट हर सिस्टम में होता ही है। बहुत अलग अलग तरह के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं। पहले के ज़माने में आता था फ्लॉपी डिस्क करके, एक स्क्वायर टाइप का एक स्टोरेज डिवाइस रहता था, बहुत ही कम कैपेसिटी उसका हुआ करता था, है ना। तो MB में रहता था, इतना ही समझो कि वो MB में रहता था, और उसके लिए कंप्यूटर में एक अलग स्लॉट रहता था जहाँ पर फ्लॉपी डिस्क डाला जाता था। जैसे अभी आजकल के सिस्टम में क्या होता है, CD के लिए रहता है,
ड्राइव रहता है ना सीडी के लिए ड्राइव, तो उसी तरह फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी रहता था कि भाई वहाँ पर फ्लॉपी इंसर्ट कर दिए और वहाँ से डेटा रीड कर लिए। तुम लोग देखे भी नहीं होगे, पहले के समय में आता था, हम लोग जिस समय पढ़ा करते थे उस समय तक फ्लॉपी डिस्क प्रचलित था, हम लोग देखे भी हैं फ्लॉपी डिस्क को। लेकिन आज के समय में अगर किसी को कहोगे फ्लॉपी डिस्क दिखा दो, शायद ही कोई दिखा पाएगा, बहुत कम के, मतलब वो सब अब पुराना ज़माना का बात हो गया, नहीं मिलेगा। तो वो काफ़ी सस्ता होता था, लेकिन उसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होता था। तो फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव भी उसी को हम लोग कहेंगे, ऐसा और भी डीवीडी है, ऐसा बहुत सारा डिवाइसेस अवेलेबल है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।